अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास चुनिंदा खबरें जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव्स महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। देखते हैं क्या है खास आज के न्यूज पेपर में हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव। सबसे पहली खबर हमारी आज की जो है वो है लोकसभा से रिलेटेड। कल भी इस न्यूज से रिलेटेड कुछ सुर्खियां हमने डिस्कस की थी, कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी। देखते हैं आज क्या कह रहा है ये न्यूज हमारा आज का। ठीक है, तो न्यूज ये है कि लोकसभा ने बिल को पास कर दिया है, वो बिल जिसमें बात की जा रही थी वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने की। ठीक है, तो ये बिल जो है अपोजिशन ने काफ़ी इस पे अपोज किया लोकसभा के अंदर, काफ़ी ज़्यादा इसको नकारने की कोशिश भी की, बट फाइनली लास्ट में जो है ये बिल पास हो गया। और जो हमारे अपोजिशन के एक बहुत खास मेंबर हैं शशि थरूर साहब, राइट, कांग्रेस लीडर हैं, इन्होंने कहा है कि आधार जो है इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप बाय लिंकिंग इट विद द इलेक्टोरल प्रोसेस वी आर पोटेंशियली गिविंग वोटिंग राइट्स टू नॉन सिटीजन्स। इसकी बात इन्होंने उठाई है। ठीक है, और जो हमारे किरण रिज्जू साहब हैं, यानी जो लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि अपोजिशन ने इस बिल के ऑब्जेक्टिव्स को समझा ही नहीं। दे हैवंट अंडरस्टूड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिल एंड इट विल मेक द इलेक्शन होल इलेक्शन प्रोसेस मोर क्रेडिबल, मोर ऑथेंटिकल। ठीक है, तो ये मुद्दा जो है, ये बहस कल काफ़ी हुई थी, आप देख सकते हो, मैंने हाईलाइट कर दिया है। बट फाइनली इस न्यूज़ का पूरा आधार यही है कि भाई तमाम मुद्दों के बाद, तमाम बहस के बाद भी इस बिल को पास कर दिया गया है। ठीक है, ये जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, राइट। और अगर हम देखें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड हमारे दिमाग में आएगा वो ये कि आखिर भाई नीड क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर लिंकिंग दिस होल वोटर आईडी थिंग विद द आधार कार्ड। ठीक है, तो देखिए जो ये हमारा पूरा बिल है, इसकी डिमांड क्रिएट हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने इसकी डिमांड क्रिएट की थी। कब? 2015 में, 2015 में इलेक्शन कमीशन like demanded this thing that the voter ID should be linked with the Aadhaar ID. ठीक है, और for that the election commission has also launched national electoral law purification एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। हु हैज लॉन्च्ड इट? इलेक्शन कमीशन। किसने लॉन्च किया था? इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था नेशनल इलेक्टोरल लॉ प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था आधार को वोटर आईडी से लिंक करने हेतु। ये भी कहा जाता है कि अगर हम इन दोनों को लिंक कर देंगे तो वी कैन ऑड आउट मल्टीपल एनरोलमेंट्स इन द नेम ऑफ वन पर्सन, यानी कि एक आदमी के नाम पर जो कई सारी एनरोलमेंट्स होती हैं, इस प्रॉब्लम से हमें मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, कब? अगर हम इन दोनों को लिंक करेंगे तो। और उस टाइम पर यह भी हुआ था कि जो प्रोग्राम है उसको स्टॉल कर दिया था किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, जब इसको 2015 में इसकी डिमांड उठने के बाद ये पूरा प्रोग्राम आया और लिंक करने की बात की जा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट उस टाइम आया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि आधार को जो है आधार जो है बेसिकली एक ऑप्शनल इनिशिएटिव है। ठीक है, आपको अगर वेलफेयर लेना है किसी स्कीम का तो आप आधार ऑप्ट कर सकते हैं, आधार का यूज़ कर सकते हैं, बट वी कांट मेक आधार कंपल्सरी। आपको पता होगा आधार के टाइम पर एक मुद्दा उठा था यूनिक आइडेंटिफिकेशन का। ठीक है, यूआईडी जिसको हम कहते थे, कि भाई ये एक यूनिक आईडी, जो आधार नंबर भी होता है इनफैक्ट हमारा,
तो ये कहा गया कि देखो अभी ज़रूरी नहीं है, हाँ जिसे वेलफेयर स्कीम्स का वो लेना है, फ़ायदा लेना है, आप जो है यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि नहीं आपके पास होना ही चाहिए, जैसा कि अभी हो रहा है कि नहीं वोटर आईडी को आधार से लिंक किया ही जाना चाहिए। और इन्हीं सबको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने अपना पूरे प्रपोजल को मॉडिफाई कर दिया, ये कहते हुए कि हाँ ठीक है जैसा आप कहिए, सुप्रीम कोर्ट को अग्री किया इन्होंने, और उस टाइम से लेकर अभी तक जो ये लिंकिंग थी इसको ऑप्शनल कर दिया गया। ठीक है, अब ये भी है कि अब इसकी जो मांग उठी है कि नहीं इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इससे फायदा होगा ये कि भाई एक तो मल्टीपल एनरोलमेंट्स नहीं होंगी, दूसरी चीज लोगों तक बेनिफिट्स जो है वो आसानी से पहुंचे जा सकेंगे। ठीक है, तो ये सारा मुद्दा हो रहा है, यही रिलेटेड था इस बिल से रिलेटेड। अभी इससे और भी रिलेटेड चीजें आएंगी, तो जैसे जैसे करके न्यूज में फॉलो होता जाएगा हम लोग उसको कवर करते जाएंगे, एंड लास्ट में हम एक पूरा इसका अच्छा खासा एक पूरा वो निकालेंगे जिसमें कि आपको स्टार्टिंग टू एंड क्या हुआ वो सब कुछ पता चलेगा। अच्छा, हमारी जो वेबसाइट है सिविल्स डेली की, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं, और आप जैसे ही ये चीज सर्च करेंगे ना गूगल पर या कहीं भी सिविल्स डेली डालकर, आपको ना जो पूरा एक पेज खुलता है उसमें आप देख सकते हो डेट वाइज जो है आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जिनको हमने एक पूरी सीरीज में फॉलो किया है। तो जैसे कई बार होता है कि नहीं आपको इसमें और डीप जाना है, इस टॉपिक को नोट डाउन करना है, तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट भी रेफर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारी जो दूसरी खबर है वो है एक हमारी अभिनेत्री हैं ऐश्वर्या राय जी, ये अब अपीयर हुई हैं ईडी के सामने, ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, और ये पूरा मुद्दा जो है ये रिलेटेड है पनामा पेपर से रिलेटेड, मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस हुआ था उससे रिलेटेड है ये। देखिए जीएस पेपर, जहां भी मनी आता है, जहां भी इकोनॉमी आता है, सीधा एक पेपर उठ के हमारे दिमाग में आता है, एंड दैट इज पेपर 3, जीएस पेपर 3 मेंस का। अब हुआ ये है कि इनको जो है बुलाया गया था सो दैट ये अपना स्टेटमेंट दे सके पनामा पेपर्स का जो पूरा केस था उससे रिलेटेड। ठीक है, एंड इन्हें ये इनको तीसरा समन भेजा गया था कि भाई आप आइए, अपीयर होइए यहाँ पर, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है आपसे कुछ हमें बातचीत करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड इन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट वगैरह कर दिए थे, ये तो चीज़ें इससे रिलेटेड थी। देखिए अब जो इसका मेन मुद्दा है पनामा पेपर्स का, समझते हैं पनामा पेपर्स क्या हैं, क्यों इतना बवाल कर रहा है पनामा पेपर्स का के लिए। तो देखिए पनामा पेपर्स जो हैं वो फाइल्स हैं दैट इज रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट्स एंड अदर डिटेल्स अबाउट इलीगल एक्टिविटीज ऑफ वेल्दी ऑफशोर अकाउंट होल्डर्स। ठीक है, जो हमारे अमीर ऑफशोर अकाउंट होल्डर्स हैं उनसे रिलेटेड ये पूरा मुद्दा था, क्योंकि उनकी डिटेल्स लीक हो गई थी पनामा पेपर्स के तहत। ठीक है, एंड वो तमाम डिटेल्स थी उन इलीगल एक्टिविटीज की। अब ये हुआ कि जो ये लीक हुई थी ये कहाँ से लीक हुई, तो एक सीक्रेटिव कंपनी थी पेनामियन लॉ के तहत जिसका नाम था मोजैक फॉन्सेका। क्या नाम था? मोजैक फॉन्सेका। ठीक है, इस कंपनी के द्वारा ये लीक हुआ। ओके, और ये जो पूरी फाइल्स थी इन्होंने ये शो किया, इसके अंदर ये देखा गया कि किस तरीके से मोजैक फॉन्सेका जो है वो अपने क्लाइंट्स को इतना वो कर देता है कि वो अपनी जो भी ब्लैक इनकम है, जो भी ब्लैक मनी है, उसको जो है वो सेफली रख सके वहां पर, और दुनिया जहान के जो टैक्सेस हैं, ठीक है, आपको पता होगा इनकम टैक्स हमारा जैसे होता है वैसे ही कई सारे टैक्सेस हैं कि भाई इस अमाउंट से ज्यादा अगर आपका है तो यू आर लाइबल टू पे द टैक्स। तो कैसे ये लोग डॉज कर रहे हैं टैक्सेस को, सैंक्शंस को, ठीक है, और कितना इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग का काम हो रहा है, वो सारा कुछ इस फाइल द्वारा लीक हुआ था। ठीक है, और इंडिया का इससे क्या लेना देना है? ठीक है, आप ये इमेज देख रहे हो, राइट, व्हाट आर द पनामा पेपर्स। तो पनामा पेपर्स कुछ नहीं है, पनामा पेपर्स सिर्फ एक डॉक्यूमेंट था जो कि मोजैक फॉन्सेका नाम की फर्म द्वारा रिलीज हो गया था, या ये कह सकते हैं लीक हो गया था, और इनका ऑफिस, मोजैक फॉन्सेका का ऑफिस 35 कंट्रीज में है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो 140 पॉलिटिकल फिगर्स फ्रॉम 50 कंट्रीज, इनकी इंफॉर्मेशन लीक हुई थी, जिसमें इंक्लूडिंग 12 करंट और फॉर्मर हेड्स ऑफ द स्टेट्स भी हैं। मतलब तमाम जानकारियां, तमाम पैसों की जो
ये कह सकते मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, वो जो है इन पेपर्स के द्वारा लीक हो गई थी। और उसमें कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन और भी बहुत बड़ी हस्तियों का नाम था। ओके, इसलिए ही उन्हें स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया गया था। अब जो मैंने पूछा आपसे कि ये इंडिया से कैसे रिलेटेड है, तो देखिए एक पेटिशन फाइल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है मनोहर लाल शर्मा जी, ठीक है, उन्होंने एक पेटिशन फाइल की जिसमें उन्होंने सीक किया था सुप्रीम कोर्ट से टू मॉनिटर प्रोब अगेंस्ट द इंडियन ऑफशोर अकाउंट होल्डर्स एंड स्टॉक मार्केट रेगुलेटर्स। जो हमारे भारत के ऑफशोर अकाउंट होल्डर्स हैं या स्टॉक मार्केट रेगुलेटर्स हैं, उनके मतलब चीजों को मॉनिटर करने हेतु। और उसके अलावा एक और चीज हुई थी कि एक बेंच थी दैट वाज लेड बाय जस्टिस दीपक मिश्रा सर, एंड उन्होंने जो है उसमें हेल्ड किया था, उन्होंने डायरेक्ट किया था बेसिकली किसे, सीबीआई को। इन्होंने आदेश दिया सीबीआई को कि भाई आप एफआईआर लॉन्च करिए एंड प्रोब लगाइए इनटू द एलिज्ड ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। दो एक्ट्स के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इन दो एक्ट्स के तहत जो भी एलिज्ड ऑफेंसेस हैं, जो भी लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाए। ये सीबीआई को डायरेक्ट किया गया था डायरेक्टली। तो ये था हमारा पनामा पेपर्स का खेल। हमारी जो तीसरी न्यूज है आज की, वो भी इकोनॉमी से। आज का तो दिन ही ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी के हिसाब से खास है, तो एमसीक्यूज जरूर देखिएगा क्योंकि एमसीक्यूज में भी हम लोग आज इकोनॉमिक्स स्पेशल रखेंगे, ठीक है। चलिए तीसरी न्यूज पर आते हैं। हमारी जो तीसरी न्यूज है दैट इज एसबीआई हॉल्ट्स फीचर्स ट्रेडिंग इन की कॉप्स, सॉरी नॉट एसबीआई, इट्स सेबी, ठीक है। सेबी ने जो है फ्यूचर ट्रेडिंग कॉप्स का जो पूरा वो था उसको एक हॉल्ट कर दिया है, और मंडे को ये हुआ है काम, ठीक है। इन्होंने एक ऑर्डर निकाला है सेबी ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, और इसके तहत इन्होंने कहा है कि जो भी आने वाले टाइम की जो फ्यूचर ट्रेडिंग है, स्पेशली इन दी फ्यू क्रॉप्स दैट इज पैडी, पैडी में भी नॉन बासमती, ठीक है, राइस पैडी को कहते हैं, ठीक है, जो हमारा धान की खेती होती है, ठीक है, उसके लिए पैडी वर्ड यूज हुआ है, लेकिन वो भी नॉन बासमती। देन वीट है हमारा, देन बंगाल ग्राम है जिसे हम चना दाल कहते हैं, मस्टर्ड सीड्स है, मस्टर्ड सीड्स एंड इट्स डेरिवेटिव, सोयाबीन एंड इट्स डेरिवेटिव, क्रूड पाम ऑयल एंड ग्रीन ग्राम, मूंग की दाल जिसे कहा जाता है। तो एक साल के लिए इनकी ट्रेडिंग पर सस्पेंशन लगाया गया है, ये सोचते हुए कि अगर हम ये सस्पेंशन लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्राइस राइज हो रहा है वो रुक जाएगा, इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा थम जाएगा। इसी चीज को देखते हुए इन्होंने किया है, ठीक है। अब मुद्दा ये उठता है कि भाई सेबी करने वाला है कौन, सेबी क्या है। तो सेबी इज द अथॉरिटी जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी अप्रैल 12 1992 को, ठीक है। और एक एक्ट के तहत, उस एक्ट का नाम भी सेबी एक्ट था, सेबी एक्ट 1992 या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 हम इसे कहते हैं, जिनका मुख्य फंक्शन, मेन फंक्शन ही ये होता है कि भाई इन्हें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है उसे प्रोटेक्ट करना है रिलेटेड टू सिक्योरिटीज, एंड इसके साथ साथ उन्हें प्रमोट और रेगुलेट भी करना है, किसे, सिक्योरिटीज मार्केट को, ठीक है। तो जो पूरी हमारी सिक्योरिटी मार्केट है उसमें जो भी हमारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहली चीज, और दूसरी चीज ये कि जो भी वो लोग उनका इंटरेस्ट है उसको तो प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे, साथ में इस पूरी सिक्योरिटीज मार्केट के चलन को भी प्रमोट करना सेबी का काम है, ठीक है। जब सेबी नहीं था उस टाइम पर एक पोजीशन थी हमारी कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, ठीक है। और ये लोग जो है ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी थे, और ये लोग जो है सारी चीजें कंट्रोल करते थे, मैनेज करते थे। और ये कहाँ से निकल के आए थे, तो ये इनका ये निकल कर आए थे कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947 के तहत, ओके। 1988 अप्रैल में क्या हुआ, सेबी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ठीक है, और बोला गया कि सेबी विल बी द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया। जो पूरी की पूरी इंडिया की कैपिटल मार्केट है उसका रेगुलेटर कौन होगा, वो सेबी होगा। और ये कहा था किसने, मतलब ये रिजोल्यूशन लेकर कौन आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फाइनली 1992 में सेबी का जो है वो पूरी स्टैब्लिशमेंट हो गई एज द स्टैट्यूटरी बॉडी विदाउट एनी, सॉरी, एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है,
एंड विदाउट एनी स्टैट्यूटरी पावर। ये पहले हुआ था। फाइनली अब जो है इसके पास पावर्स भी हैं, काफी सारी पावर्स है, और जैसा कि आप देख रहे हो एक पूरे साल के लिए ये चीजें सस्पेंड हो गई हैं। जो की क्रॉप्स हैं हमारी, राइस हो गया, वीट हो गया, जैसे कि चावल हो, मतलब लाइक चावल, चना दाल, मूंग दाल, गेहूं, इन सभी चीजों की एक साल तक इन्होंने रोक लगा दी। थोड़ा सा और समझते हैं सेबी को कि क्या है। अब देखिए इसका स्टेटस, एक चीज कंफ्यूज मत होइएगा, जब सेबी स्टार्टिंग में आया था, दैट इज 1998 में, तो उसका गठन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में हुआ था। लेकिन फिर आगे जाके 1992 में, यानी कि 4 साल बाद लगभग, ठीक है, 4 इयर्स के बाद सेबी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में स्टैब्लिश हो गया हमारे देश में। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, जिसको आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्टैट्यूटरी बॉडी होती क्या है। ओके, what do you mean by statutory body? Please try to answer this in the comment section. ये समझना देखिए इंपॉर्टेंट है, और ये हम ऐसे ही समझेंगे जैसे मैंने आज आपसे पूछा स्टैट्यूटरी बॉडी, इसी तरह आगे जाके मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं या कोर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं। ओके, फिर उसके बाद हम किसी दिन उसका डिस्कस कर लेंगे कि भाई इन दोनों में मुख्यतः डिफरेंस क्या है, सो दैट टिल द एग्जाम योर आइडियाज आर क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए हुआ ये कि इसे जो है 1992 में, जैसा कि मैंने बताया आपको, स्टैट्यूटरी बॉडीज बना दिया गया और ऑटोनोमस रूप से इसको कुछ पावर्स दे दिए गए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो है हमारा मुंबई में। ठीक है, दिल्ली में नहीं है, मुंबई में है। लेकिन इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज हैं जो कि लोकेटेड हैं अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में। एक जगह इसका हेडक्वार्टर है, दैट इज मुंबई, और 4 जगह इसके रीजनल ऑफिसेज हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि सेबी में चेयरमैन है और सेवरल अदर होल टाइम एंड पार्ट टाइम मेंबर्स भी हैं। सेबी टाइम टू टाइम अपॉइंट करता रहता है वेरियस कमिटीज को। ठीक है, और जब भी कि सेबी को लगता है कि नहीं यार एक कमिटी होनी चाहिए जो कि इस पर्टिकुलर इशू को पे काम करने के लिए, ठीक है, या लुकआउट करने के लिए, तो वो एक कमिटी बना देता है। फर्दर क्या हुआ कि एक बॉडी है, उसका नाम है सैट, ठीक है, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल। इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया बाय टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एंटिटीज दैट फील अग्रीव्ड बाय सेबीज डिसीजन, यानी वो लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि नहीं सेबी ने हमारे साथ नाइंसाफी कर दी, ठीक है, या जिन्हें लगता है कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो उनके लिए भी एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल, सैट जिसे हम कहते हैं। और सैट के अंदर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और 2 अदर मेंबर्स होते हैं। तो जिन्हें भी ऐसा लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हुआ, वो सैट तक जाते हैं। और ये सेम पावर जो है सिविल कोर्ट को भी दी गई है। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी पर्सन को, किसी पर्टिकुलर इंसान को ये लगता है कि नहीं भाई अभी भी हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, या जो सैट का डिसीजन है वो हमारे पक्ष में नहीं है, तो वो फिर फर्दर आगे जा करके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो ये पूरा प्रोसेस है हमारे सेबी का। ठीक, पावर्स की बात करें, फंक्शंस की बात करें सेबी की, तो सेबी जो है एक क्वाजी लेजिस्लेटिव और क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। क्वाजी का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी जुडिशियल। तो क्वाजी का मतलब आप लोगों को मुझे बताना है। आई नो बहुत इजी सा एक टर्म है, और ये टर्म हमारा स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल इकोनॉमिक बॉडीज में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, क्यों इसे लेजिस्लेटिव और जुडिशियल बॉडी, पूरा प्रॉपर लेजिस्लेटिव और जुडिशियल बॉडी का दर्जा नहीं दिया गया, इसे क्वाजी, यानी कि मैं खुद ही चली बता देती हूँ कि हाफ एक तरह से आप कह सकते हैं, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग आप मुझे बताएंगे कि क्वाजी से आप क्या समझते हैं। कमेंट करिए प्लीज और बताइए फटाफट से। तो इनको कहा गया कि भाई आप ड्राफ्ट बना सकते हैं रेगुलेशंस का, कंडक्ट कर सकते हैं इंक्वायरीज, पास कर सकते हैं रूलिंग्स, और पेनल्टीज भी इंपोज कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है क्वाजी जुडिशियल और क्वाजी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं। आपके फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए कि भाई ये 3 कैटेगरीज में काम करेंगे। पहली कैटेगरी जो हमारी है
वो है इशूअर की, यानी जो इशू करता है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है इन्वेस्टर की और तीसरी कैटेगरी है इंटरमीडियरीज की। इशूअर का काम होता है कि बाय प्रोवाइडिंग अ मार्केट प्लेस इन विच द इशूअर कैन इंक्रीज देयर फाइनेंस, ये इनका फंक्शन था इशूअर से रिलेटेड। क्या करेंगे ये एक मार्केट प्लेस देंगे इशूअर को, जिसमें कि वो अपने फाइनेंसेस को बढ़ा सके, इशू कर सके या देख सके। दूसरा जो हमारा इन्वेस्टर्स था, उनके लिए एक ये सेफ्टी इंश्योर करेंगे और सप्लाई ऑफ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन का भी इंश्योरेंस इनका ही रहेगा। और जो हमारा तीसरा कैटेगरी था इंटरमीडियरीज का, उन्हें ये एक कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट देंगे जिससे कि वो वहां पर अपना रोल प्ले कर सके, ठीक है। और जो हमारे सेबी के चेयरमैन होते हैं, उनके पास ये पूरी अथॉरिटी है कि वो सर्च और सीज कर सकते हैं ऑपरेशंस को। और सेबी बोर्ड जो है दैट कैन ऑल्सो सीक इंफॉर्मेशन, जैसे कि टेलीफोन कॉल डेटा रिकॉर्ड्स हो गई आपकी, किसी भी व्यक्ति से ये मांग सकते हैं जो कि उस चीज में इन्वॉल्व है, इन रिस्पेक्ट टू एनी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। यानी कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के तहत ये टेलीफोन कॉल डेटा भी आपका रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपसे मांग सकते हैं, आपसे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। लास्टली इट ऑल्सो वर्क्स फॉर प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के तहत भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वहां पर होने वाले जितने भी फ्रॉड होते हैं उनकी रोकथाम की जिम्मेदारी भी इनकी होती है। जितने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं उनकी रोकथाम की जिम्मेदारी भी सेबी की होती है, ठीक है। तो आपसे मेरा यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है कि एट प्रेजेंट सेबी का चेयरमैन कौन है? नाम बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी एट प्रेजेंट? नेम द पर्सन, ठीक है। आई होप आपको पता होगा, तो फटाफट से कमेंट करिए और मुझे लिखकर बताइए। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारी दूसरी खबर जो है वो है जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड, डेलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड। जीएस पेपर 2 का टॉपिक है हमारा। तो देखिए ये कहा गया है कि 6 एडिशनल सीट्स होनी चाहिए जम्मू के लिए और 1 सीट को प्रपोज किया गया है कश्मीर के लिए, ठीक है। लेकिन इससे पहले आइए समझ जाते हैं कि भाई डेलिमिटेशन पैनल मीट हो रही थी बीजेपी, एनसी और एमपीसी, कुछ दिन पहले भी ये आया था न्यूज में। तो डेलिमिटेशन कमीशन होता क्या है? सबसे पहले जो हमारा डेलिमिटेशन है उसका मतलब ये होता है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ कंट्री टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन दी पॉपुलेशन। ये है हमारा डेलिमिटेशन का मीनिंग। बिल्कुल एज इट इज नोट कर लीजिएगा, जरूरत पड़ सकती है मेंस आंसर में कोट करने की। इनका जो मुख्यतः काम होता है वो होता है टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन और फेयर डिवीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, सो दैट एक पॉलिटिकल पार्टी का को एडवांटेज न रहे इलेक्शन में, ठीक है। कि भाई अगर एक ही पार्टी हर जगह एडवांटेज ना पाए, इसके लिए जो है फेयर डिवीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया किया जाता है। ये कहते हैं कि भाई आप फॉलो करिए 1 वोट 1 वैल्यू प्रिंसिपल को। और कैसे पूरा डेलिमिटेशन प्रोसेस कैरी आउट होता है, तो इसका जो वर्णन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, जो अंडर आर्टिकल 82 द पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ डेलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, ठीक है। एंड अंडर आर्टिकल 170 states also get divided into territorial constituencies as per delimitation act after every census। तो ये 2 important चीजें हैं जिसको आपको समझना है, कौन कौन से आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। और इस पूरे डेलिमिटेशन पैनल को जो हेड कर रही थी उनका नाम था जस्टिस रंजना देसाई मैम ने इस पूरे उसको जो है हेड किया था। डेलिमिटेशन पैनल मीट को जो है इन्होंने हेड किया था। और ये कहा गया है इस पूरे न्यूज़पेपर में, ये प्रपोज किया गया है बेसिकली मंडे को यानी कल, कि 6 सीट्स जो है जम्मू कश्मीर की बढ़ा दी जाए, जम्मू डिवीजन की बढ़ा दी जाए, और एक सीट जो है वो कश्मीर डिवीजन के लिए। बिसाइड्स रिजर्विंग 16 सीट्स फॉर द एससी एंड एसटी इन दी यूटी, ठीक है। जबकि 16 सीट्स को जो है रिजर्व करने की मांग भी की गई है। ट्रिगरिंग शार्प रिएक्शंस फ्रॉम द रीजनल पार्टीज, द कश्मीर डिवीजन एट प्रेजेंट हैज 46 सीट्स, ठीक है। एट प्रेजेंट कश्मीर में है 46 और जम्मू में है 37, ओके। तो ये है जिसको बढ़ाने की मांग की जा रही है, ओके।
होता क्या है कि एक बार ये एक्ट फोर्स में आ गई तो यूनियन गवर्नमेंट को सेटअप करना पड़ता है डेलिमिटेशन कमीशन। ओके, फर्स्ट डेलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वो कैरी आउट हुआ था किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, हु हैज कैरिड आउट द फर्स्ट डेलिमिटेशन एक्सरसाइज? प्रेसिडेंट। हाउ? विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन। और कब? 1951 में। और इस एक्ट को जो है कमीशन इनैक्ट किया गया था 1952 में। ठीक है, सबसे पहली बार। उसके बाद ये 4 बार टोटल हुआ है, कब कब? 52 में, 63 में, 73 में और 2002 में। मतलब कि 4 बार डेलिमिटेशन कमीशन को सेटअप किया गया है। उसकी जरूरत लगी होगी तो उसको सेटअप किया गया। अब ये जो पूरा कमीशन है इसको अपॉइंट कौन करता है? किसके पास पावर होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और इसे काम भी करना पड़ता है इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो कंपोजिशन की अगर बात करें कि भाई डेलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन होता है, तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जो कि यहाँ पर शायद हमारी देसाई मैम है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं। ये हमारा पूरा कंपोजिशन है। इन जगहों से हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इनके फंक्शंस होते हैं टू डिटरमाइन द नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, टू मेक पॉपुलेशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज नियरली इक्वल। ये हमने अभी पहले भी डिस्कस किया कि भाई 1 पर्सन 1 वोट की बात की जा रही है, तो कहीं किसी को फायदा ना हो जाए, इसलिए कि पर्टिकुलर एक इक्वालिटी बनी रहे, ये काम देखते हैं। दूसरा काम इनका होता है कि इन्हें सीट्स जो हैं आइडेंटिफाई करनी होती हैं कि कितनी सीट रिजर्व रखी जाए SC ST के लिए, पॉपुलेशन के हिसाब से। पॉपुलेशन बड़ी है तो कितनी होनी चाहिए, ये सारा काम। दूसरी चीज, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर कमीशन के मेंबर्स में ओपिनियन हो जाता है तो वहां पर मेजॉरिटी का रूल अपनाया जाता है, मेजॉरिटी प्रिवेल्स। और लास्ट चीज इसके बारे में यह है कि जो डेलिमिटेशन कमीशन है इंडिया का, दैट इज अ हाई पावर बॉडी हुज ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ, और उस पर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता बिफोर एनी कोर्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मुझे लग रहा है जहां तक है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ भी आपसे प्रीलिम्स में गेम कर सकता है, तो इसको भी ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है बिम्स्टेक के ऊपर। ठीक है, तो न्यूज ये है कि बिम्स्टेक इज वर्किंग ऑन जॉइंट डिजास्टर रिलीफ प्लान्स। जो लास्ट वीक हमने कुछ न्यूज कवर की थी, उसमें आपको पता होगा इंडिया जो है वो सबसे पहले उठकर आता है कहीं भी अगर ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचानी होती है, डिजास्टर्स में अगर हेल्प करना होता है किसी भी देश को। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये बिम्स्टेक इसको हम कहते हैं। पेपर 2 जो हमारा है मेंस का IR के, उसमें जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहली बात तो कि भाई बिम्स्टेक क्या है। ठीक है, अगर हम देखें तो बिम्स्टेक को जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। ठीक है, जहाँ कुछ देश हैं इन्वॉल्व हैं, अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे। और दूसरी चीज जो यहाँ पर बात की गई है वो ये कि हमारा जो पैनेक्स 21 है वो जो है इस न्यूज का मेन मुद्दा है आज का। देखिए यहाँ दिया भी है कि भाई पैनेक्स 21 का इनॉग्रल इवेंट को लेकर के बात उठाई गई है। तो ये कहा गया है कि कोविड की जो सिचुएशन थी वो पूरी की पूरी ब्लैक स्वॉन की सिचुएशन थी। वो एक इवेंट रहा है जिसने हर किसी के जीवन में तबाही लाई, टर्मोइल लाया, डिस्टर्ब किया। तो पैनिक्स जैसी एक एक्सरसाइज की जा रही है जिसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज कह सकते हैं बिम्स्टेक की। और इसका रोल है कि टू रिव्यू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मैकेनिज्म, और इसके साथ साथ टू फॉस्टर जॉइंट प्लानिंग। मतलब ये जितने भी देश यहाँ पर इन्वॉल्व हैं ये सब मिलकर जॉइंट प्लानिंग कर रहे हैं और रीजनल कोऑपरेशन के लिए जो है ये काम कर रहे हैं कि भाई नेचुरल डिजास्टर्स जो है उनसे हम किस प्रकार से जूझ सकते हैं विद रीजनल कोऑपरेशन रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स दी नेचुरल डिजास्टर्स, की हम एक साथ होकर कैसे उन चीजों को वो कर सकते हैं। अब जो इनमें देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स तो हैं ही, अलॉन्ग विद दैट उनके डेलीगेट्स हैं, और वो मुख्य देश हैं हमारे। इंडिया एज यूजुअल सबसे आगे रहता है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है, मैं आपको एक और बात भी बताती हूँ, वैसे तो हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, कहीं ना कहीं बिम्स्टेक का मोटिव है सार्क नेशंस को ओवरकम कर देना। ठीक है, दूसरी चीज जो ये पूरी एक्सरसाइज है ये कंडक्ट हो रही है ये ध्यान में रखते हुए
कि ये जो चेंजेस हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, दिस कैन एक्चुअली अफेक्ट और चैलेंज दी पैंडमिक सिचुएशन और इट कैन रिवैम्प दैट, लोगों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई हो सके। ठीक है, तो बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव इसको कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। क्या? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये इसका जो हमारा फुल फॉर्म है और ये एक गठन है। तो चलिए आइए इसको भी फटाफट देख लेते हैं। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है 7 देशों का। कौन से देश हैं यहाँ पर आपको दिए हुए हैं और अभी मैंने पहले भी बताया जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें से 5 साउथ एशिया के हैं, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, जबकि 2 थाईलैंड और म्यांमार जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के हैं। ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है ये डॉर्मेंट था अभी कुछ सालों से, कुछ सालों तक बेसिकली, और ये फाइनली अभी कुछ साल पहले ही रिवाइव हुआ है। और इनका जो एज द रिवाइव हुआ एज एन ऑल्टरनेटिव टू सार्क नेशंस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कहीं ना कहीं उसको ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि भाई पोटेंशियल है एंड हैज़ नॉट बीन एबल टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो हमारा ये पूरा सार्क नेशन था, जो सार्क क्या गठन था, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा जो फ्रिक्शन हो रहा था या जो रुकावटें आ रही थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो मतभेद था, उसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए बिम्स्टेक जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, और इसका सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर अगर हम कहें तो वो ढाका बांग्लादेश में है, जिनके साथ अभी हमने विजय दिवस के 50 ईयर्स जो हैं वो सेलिब्रेट किए हैं। ठीक है, और जो इसकी पहली समिट थी वो हुई थी कहाँ पर? थाईलैंड में। और एट प्रेजेंट जो है ये मतलब वो हो रहा है, इसमें पूरा काम किया जा रहा है। ठीक है, ये था हमारा बिम्स्टेक से रिलेटेड। ठीक है, कब फाउंड हुआ? 1997 में। किसके तहत? बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत। और ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ खास खबरें थी आज की। उम्मीद करती हूँ मज़ा आया होगा आपको। ठीक है, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने जो आपसे पूछे हैं, प्लीज़ उसको कोशिश करिएगा आंसर करने की। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ डेली हैशटैग CD रिचुअल्स पर, जहाँ वीक में यानी कि वीक डेज में हम आपके लिए कुछ ये प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, और वीकेंड्स पर वीकली बेसिस में हम आपके लिए भी प्रोग्राम लेकर आते हैं। संडे में खास हमारा आस्क मी एनीथिंग टॉपर्स टॉक होता है, जहाँ पर आप टॉपर्स के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, और उसके अलावा सैटरडेज को हमने सब्जेक्ट को कुछ टारगेट किया है और उसके लिए भी हम आपकी प्रिपरेशन में मदद कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आप पूरा लेक्चर देखिए, नोट डाउन ज़रूर करिए, क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच गाइज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू।